हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम बुद्धि के कॉन्सेप्ट जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि जन्मजात मानसिक क्षमता है, मतलब बुद्धि हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। सेकंड है सोचने समझने तर्क करने समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। बुद्धि के जरिए ही व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, समझता है, तर्क करता है, समस्या का समाधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि को पोषित किया जा सकता है। पोषित का मतलब होता है उसे नर्चर, मतलब वातावरण या परिवेश के द्वारा उसे और बेहतर किया जा सकता है, उस पर ट्रेशन किया जा सकता है, उसे लर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ बुद्धि की खोज किए गए हैं और वो क्या है। तो 1905 ईस्वी में बुद्धि का पहला परीक्षण किया गया था, जिसे अल्फ्रेड बिने और थियोडोर सिमोन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1908 में मेंटल एज यानी मानसिक आयु की खोज की गई थी और ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। आगे हम जानेंगे मानसिक आयु क्या होता है। नेक्स्ट है 1912 में आईक्यू कॉन्सेप्ट यानी बुद्धि लब्धि कहा जाता है, जिसे विलियम स्टर्म के द्वारा खोजा गया था। हम जानते हैं फ्रेंड्स आईक्यू क्या होता है। आईक्यू का एक फॉर्मूला है मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक एज मतलब मेंटल एज, वास्तविक आयु यानी क्रॉनिकल एज। वास्तविक आयु क्या होता है, किसी बच्चे का रियल एज, जन्म से उसके अब तक कितनी एज हुई है। और जो मानसिक एज होता है उसका रियल एज तो कुछ और है, लेकिन उसका जो मानसिक क्षमता है वो किसी और एज की तरह होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझे, किसी व्यक्ति का क्रॉनिकल एज 10 साल है और जो मेंटल एज है वो 15 साल है। यानी मेंटल एज मतलब वो 10 साल का तो व्यक्ति है, लेकिन वो 15 साल के व्यक्ति की उतनी उसकी मानसिक क्षमताएं हैं। तो उसका अगर हम आईक्यू निकालेंगे तो 15/10 इंटू 100 करेंगे तो ये 150 आएगा। और जो 150 होता है वो जीनियस होता है, क्योंकि अगर हम नीचे टेबल में देखें आईक्यू का टेबल है, तो जो 140 से ओवर आईक्यू वाला व्यक्ति वो जीनियस होता है और ये बहुत कम व्यक्ति होते हैं गिफ्टेड होते हैं। फिर 120 से 139 ये वेरी सुपीरियर होते हैं। फिर 110 से 119 सुपीरियर, इस तरह से ये घटते जाता है। फिर हम देखते हैं एवरेज। एवरेज लगभग 90 से 109 के बीच होता है। और कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि एवरेज का जो आईक्यू लेवल कितना होता है, तो ये लगभग 90 से 109 के बीच होता है। और सबसे लास्ट हम देखते हैं तो इडियट, जिसे हम मंदबुद्धि भी बोलते हैं, इसका जो आईक्यू लेवल होता है वो 20 से भी कम होता है। अब हम जानते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है। तो 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अब उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि बुद्धि कोई एक क्षमता नहीं है, बुद्धि बहुआयामी होता है। यानी उन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार के होते हैं और वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इन्होंने बुद्धि के बारे में बताया ये 8 प्रकार के होते हैं। और ये एक शिक्षक भी जो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विभिन्न प्रकार के तरीके से अधिगम करा सकता है, यानी विभिन्न प्रकार के टीचिंग मेथड का यूज कराकर बच्चे को सिखा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के बुद्धि पाए जाते हैं। किसी में कोई अधिक होता है तो किसी में कोई कम होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि 8 प्रकार की बुद्धि है और वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अब हम जानेंगे वन बाय वन करके कि ये 8 प्रकार की बुद्धि क्या है। फर्स्ट है भाषाई बुद्धि, यानी लिंग्विस्टिक। भाषाई बुद्धि वाला व्यक्ति
इन शब्दों और भाषा का कुशलता पाया जाता है, यानी वो भाषाओं का या शब्द को बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करने की क्षमता होती है। जैसे कोई कवि हो गया, लेखक हो गया या कोई वक्ता हो गया, वे अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को शब्दों के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त कर लेते हैं। तो ये भाषाई बुद्धि के प्रखर माने जाते हैं। सेकंड है तार्किक गणितीय बुद्धि यानी लॉजिकल मैथमेटिकल। इस बुद्धि का व्यक्ति में जो तर्क करने की क्षमता अच्छी होती है, उनमें वैज्ञानिक चिंतन होता है, यानी खोज करने, अन्वेषण करने, समस्या समाधान यानी क्वेश्चनिंग करने, इन सब करने की क्षमता उनमें अच्छी होती है, जैसे कोई वैज्ञानिक, कोई गणितज्ञ। नेक्स्ट है थर्ड स्थानिक बुद्धि। थर्ड है स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी दृश्य, आकृतियों को कल्पना करने में सक्षम होता है और उस कल्पना के जरिए उसको समझकर अपनी चित्रकारी या मूर्तिकारी या किसी भी तरीके से व्यक्त करने में उसकी क्षमता होती है। जैसे चित्रकार हो गया या मूर्तिकार हो गया या वास्तुकार हो गया, वो क्या करते हैं, वो कल्पना करते हैं, कल्पना के जरिए ही समझते हैं। चौथा है सांगीतिक बुद्धि, जैसे म्यूजिकल। इस बुद्धि वाला व्यक्ति संगीत को बहुत अच्छे से समझता है, यानी संगीत की क्या लय है, ताल है, उसकी ध्वनि क्या है, उसको समझ पाता है और उसे क्रिएट भी कर लेता है, यानी उसको बनाने की क्षमता भी होती है। जैसे कोई संगीतकार हो गया, कोई गायक हो गया। पांचवा है शारीरिक गतिज बुद्धि यानी बॉडीली कैनेस्थेटिक। इस बुद्धि वाला व्यक्ति अपने शरीर का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। जैसे वो अपने पूरे शरीर या अपने शरीर के किसी एक हिस्से कोऑर्डिनेशन कर लेता है, क्योंकि उसका बॉडी बहुत ही लचीला होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए वो सृजनात्मकता उसमें पाई जाती है। जैसे एथलीट हो गया, नर्तक हो गया, सर्जन हो गया, इन सबका बॉडी शारीरिक गतिज बुद्धि वाला होता है। सिक्स है प्राकृतिक बुद्धि यानी नेचुरलिस्ट। इस बुद्धि वाला व्यक्ति प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है, क्योंकि उसमें वो क्षमता होती है। जैसे कोई किसान या कोई जीव विज्ञानी, या तो बॉटनिस्ट हो सकता है या जियोलॉजिस्ट हो सकता है, वो पेड़ पौधों जीव जंतु को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है, तो ये प्राकृतिक बुद्धि वाला होता है। सातवां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल। इस बुद्धि वाला व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को, व्यवहारों को, प्रेरणाओं को और इरादों को समझने और उनसे जुड़ने की क्षमता रखता है, यानी वो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। जैसे कोई शिक्षक हो गया, राजनेता हो गया, काउंसलर हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, वही दूसरों की भावनाओं को या उनके बिहेवियर को, उनके क्या इरादे हैं, वो उन सबको वो समझ पाने की उनमें क्षमता होती है। आठवां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल। और इस बुद्धि वाले व्यक्ति में खुद की भावनाओं, इच्छाओं, स्ट्रेंथ, क्या कमी है, उन सबको गहराई से समझने की क्षमता होती है। जैसे दार्शनिक हो गए। और ये दो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये एग्जाम में बनते ही नहीं। तो इंटरपर्सनल आप इंग्लिश के नेम से ही याद रखें, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंटर मीन्स दूसरों की और इंट्रा मीन्स खुद की भावनाओं को जानना, समझना। अब हम कुछ PYQ क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इससे ये बहुत बुद्धि के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। यानी यहाँ जो कुछ भी किसी की भावनाओं को देखने समझने का बात किया जा रहा है, लेकिन वो दूसरों के मनोभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।
सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन यानी असर्शन में दिए गए हैं, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना चाहिए। एज ए टीचर या बुद्धि परीक्षण या जो अवलोकन कर रहा है उसको क्या किसी एक दूसरे से तुलना करनी चाहिए? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि लब्धि होता है और अलग अलग बुद्धि की क्षमताएं होती है, उसके पास अलग अलग बुद्धि के प्रकार होते हैं। तो हम एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पढ़ने में अच्छा है तो कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, कोई खेल में, इस तरह से हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि प्रखरता पाई जाती है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। इसका कारण क्या होगा? बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। हमने ऑलरेडी देखा कि बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है, वो हमें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन इसे पोषित नहीं किया जा सकता। क्या हम इसमें अडैप्ट नहीं कर सकते? क्या हम लर्न नहीं कर सकते? क्या हम लोग थिंग्स इसमें ऐड नहीं कर सकते? तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम इसे नर्चर कर सकते हैं, पोषित कर सकते हैं। तो इसका कारण भी गलत है। तो कथन और कारण दोनों गलत है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। थर्ड क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि, यानी उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या प्रस्ताव किया? फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। यानी बोला जा रहा है कि बुद्धि के द्वारा हम इसका जो एकेडमिक यानी स्कूल का जो भी मूल्यांकन है उसका हम मतलब अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। हम अनुमान तो कर सकते हैं, कुछ हद तक वो अनुमान सही भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सफलतापूर्वक अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन है, बुद्धि समय के साथ बदलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बुद्धि समय के साथ बदलती है, क्योंकि वातावरण के संपर्क में आती है। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसको वो अडैप्ट करता है, इस तरह से वो अपनी बुद्धि में क्या लाता है, चेंजेस लाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन में बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। हाँ, ये जन्मजात तो होती है, लेकिन मुख्य रूप से बोलना ये बिल्कुल गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से अनुमान किया जा सकता है। अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान करके माप सकते हैं, लेकिन सटीक तौर पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। और ये अगर चारों ऑप्शन को देखें तो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो आई होप फ्रेंड्स बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।